नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ये डेटा क्या कहता है। आज हम बात करेंगे हुजूराबाद की, एक जहां पे एक छोटा सा बाईपोल होना है, लेकिन पूरा बीजेपी टॉप ब्रास ऊपर से नीचे तक परेशान क्यों है। ये जो बाई इलेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ तेलंगाना हैदराबाद में भी अब बीजेपी के फुल पेज एड्स आने लगे हैं। जैसा कि हमने यूपी में देखा, वहां पे जैसे फुल पेज एड बीजेपी देता है, वो यहाँ भी शुरू हो चुका है। ये जो आप फुल पेज एड देख रहे हैं, इस पे जो तस्वीर है वो है संजय बंडी की, और पीछे स्मृति ईरानी, जो कि हाल ही में हैदराबाद जो आई थी, उनकी वजह से ये एड निकला था। जस्ट मैं आपको बता दूं कि एक एड की कीमत कितनी होती है। डेक्कन क्रॉनिकल एक कांग्रेसी अखबार है। टी चंद्रशेखर राव इसके मालिक हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस के एमपी थे। इसमें फुल पेज ऐड देने का फ्रंट पेज का जो प्राइस है वो है 4,225 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और करीब करीब 1700 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक पेज होता है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, ये करीब 71 लाख रुपया होता है। तो आजकल ऐसे फुल पेज ऐड बीजेपी ने यहाँ तेलंगाना में देने शुरू कर दिए हैं। अब वो कितना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं वो नहीं पता है। हुजूराबाद के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं। हुजूराबाद में बाई इलेक्शन यहाँ पर ड्यू है। ये करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक मंडल है जिसकी पॉपुलेशन करीब 74,000 की है, सेंसस 2011 के अनुसार। यहाँ पे सेक्स रेशियो 982 है और लिटरेसी रेट 70%, 70.17% है। यहाँ पे पोल अनाउंस हो चुका है। अक्टूबर 30 को यहाँ बाई पोल होगा और रिजल्ट 2 नवंबर को दिए जाएंगे। ये सीट जो थी ये वैकेंट हुई थी यहाँ पे ईटला राजेंद्र, जो कि यहाँ एमएलए और मंत्री भी थे टीआरएस के, उनके रेजिग्नेशन की वजह से। तो आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि ये एक छोटा सा शहर जो है, वहां का एक छोटा सा बाईपोल इतना प्रेस्टिजियस क्यों हो गया है बीजेपी के लिए, और यहाँ पे क्या राजनीति खेली जा रही है। यहाँ की राजनीति समझने के लिए थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ 2018 का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था तेलंगाना में। ईटला राजेंद्र, जो कि 3-4 टाइम्स यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, वो यहाँ से जीते थे। टीआरएस के कैंडिडेट थे। 59% वोट से वो जीते थे। उनके नियरेस्ट राइवल रहे थे कौशिक रेड्डी, जो कि 34% वोट जिन्हें मिले थे। बीजेपी 5वें स्थान पर था, जिन्हें 1% से भी यहाँ कम वोट मिले थे। 2018 का जो असेंबली पोल था, उसमें जो पार्टियों की स्थिति थी वो कुछ ऐसे रही थी। टीआरएस यानी कि तेलंगाना राज्य समिति 119 जगह से लड़ी थी, 88 सीट उन्हें आई थी, 47% उनका वोट शेयर रहा था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 जगह से लड़ी थी, 19 जगह जीती थी, 34%, 34.54% वोट शेयर। ये वोट शेयर उन जगह से है जहां से वो लड़े थे। AIMIM जो है 8 जगह से लड़ी थी, 7 पर जीती थी, 47% वोट शेयर। और बीजेपी 117 जगह से लड़ी थी, 1 सीट मिली थी, 7% उनका वोट शेयर था। तो 2018 में टीआरएस ने एक तरह से वाइप आउट किया था ऑपोजिशन को, और वो और AIMIM ने मिलकर सरकार बनाई थी। हुजूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से ईटला राजेंद्र 4 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं, 2009 से टीआरएस के टिकट पर। तो ये टीआरएस पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं। ये मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जब केसीआर ने 2019 के चुनाव के बाद अपना कैबिनेट एक्सपेंशन किया, तब भी इन्हें मिनिस्टर रखा गया मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। कोरोना के दिनों में यही मंत्री थे, और इनकी परफॉर्मेंस उन दिनों कुछ खास नहीं रही थी। ईटला राजेंद्र का फॉल आउट केसीआर से पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे होता रहा है, और ये जो गैप है दोनों में बढ़ता रहा।
ईटला राजेंद्र कहीं पे अपने को पार्टी से ऊपर समझने लगे थे और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स प्रेस में देते थे जिससे केसीआर को बहुत परेशानी होती थी और एम्बैरेसमेंट होता था। कई बार वो पार्टी लाइन के अलग भी बोले हैं, खिलाफ भी बोले हैं। तो ये धीरे धीरे बिल्डअप होता रहा और फाइनली इन पर एक करप्शन केस लैंड ग्रैबिंग का लगा था, जिसकी वजह से केसीआर ने इनको बर्खास्त किया। ये पार्टी छोड़कर चले गए, बहुत नाराज भी हुए और जाके इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया एंड बीजेपी वाज रेडी टू टेक हिम विद ओपन आर्म्स। तो इसी वजह से ईटला राजेंद्र को रिजाइन करना पड़ा। उस रेजिग्नेशन की वजह से ये सीट खाली हुई और हजूराबाद में बाईपोल अनाउंस हुआ। अब चलते हैं जनरल इलेक्शन 2019 की तरफ। ये लग रहा था 2018 असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट देख के कि टीआरएस स्टेट में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2019 इलेक्शन जनरल इलेक्शन में टीआरएस को एक इफ नॉट अ शॉक दे वर स्टार्टल्ड, एक धक्का लगा था। यहाँ पे लोकसभा की सीट्स जो हैं वो 17 हैं। टीआरएस को 9 मिली, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और 1 एआईएमआईएम को। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा चौंका देने वाला था। और करीमनगर लोकसभा सीट से जीते बंडी संजय कुमार। बंडी संजय कुमार इस वक्त बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष हैं। बंडी संजय कुमार के बारे में बता दूं जल्दी से, ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं पिछले 20 साल से, एबीवीपी के एक्टिविस्ट रह चुके हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की जब रथ यात्रा हुई थी 1996 में, तो कहा जाता है कि ये उनकी व्हीकल के इंचार्ज थे और इनका काम था ये देखना कि उनका गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहे। उसके बाद ये कॉर्पोरेटर रहे हैं करीमनगर से, जहाँ पे 2005 से लेकर 2019 तक जब ये इलेक्शन जीते तब तक ये लोकल कॉर्पोरेटर हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और ये काफी बीजेपी सर्कल्स में ये काफी इनका मान है, सम्मान है। लेकिन संजय कुमार जी को एक आम आदमी नहीं जानता था, इसलिए इन्होंने अपना अराइवल अनाउंस करने के लिए ये सोचा कि एक पद यात्रा की जाए। उस पद यात्रा का नाम इन्होंने रखा है प्रजा संग्राम यात्रा। ये 55 दिन की यात्रा 28 अगस्त को इन्होंने शुरू की थी एक मंदिर से जो चार मीनार में था। जो चार मीनार वही एरिया है जो कि एआईएमआईएम का गढ़ है। ये यात्रा में ये इसलिए बोलते हैं कि शुरू की कि तेलंगाना स्टेट को हमें लिबरेट करना है डिक्टेटर से और करप्ट फैमिली रूल से। ये इनकी यात्रा का ऑब्जेक्टिव है। 2 अक्टूबर तक इन्होंने 36 दिन कंप्लीट किए, 436 किलोमीटर की यात्रा करके 19 असेंबली सेगमेंट्स, 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 35 इन्होंने गैदरिंग एड्रेस की और ये उन्होंने 2 अक्टूबर तक कंप्लीट किया। 2 अक्टूबर को इन्होंने एक जनसभा की है हुस्नाबाद में और वहां पे आना था अमित शाह को, लेकिन उन्होंने भेजा स्मृति ईरानी जी को। 2 अक्टूबर क्या जो जनसभा थी वो इन्होंने करनी थी हुजूराबाद में, लेकिन इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने वहां पे कोविड प्रोटोकॉल की वजह से और इलेक्शंस अनाउंस करने की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया, इसलिए ये वहां पर जो है ये जनसभा नहीं कर पाए और इन्होंने वो जनसभा साथ ही के शहर हुस्नाबाद में वहां पे ये जनसभा हुई। बाई इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, बिगुल बच चुका है। पोल डेट 30 अक्टूबर है, कोविड प्रोटोकॉल लग चुके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है। देखने वाली सिर्फ एक ये बात है जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन भेजा था कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में, वो है डेटेड 28 सितंबर। उसमें उन्होंने रेफरेंस दी है ईसीआई के सर्कुलर्स की। ईसीआई के सर्कुलर
आम तौर पर 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का उसमें या 28 अप्रैल तक का रेफरेंस है। तो ज्यादातर कोविड प्रोटोकॉल के जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं वो दिए हैं बंगाल में जब वहां पे कैनवैसिंग खत्म हो चुकी थी। उस समय मार्च अप्रैल में कोविड बुरी तरह फैला हुआ था, वहां पे ईसीआई ने 2 महीने अलाउ किया, लेकिन जब यहाँ पे अब कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो दे विल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट एनफोर्सिंग कोविड-19 नॉर्म्स। इस वजह से कई मीटिंग जो हैं वो हुजूराबाद में अब नहीं होंगी। 2 अक्टूबर को जो जनसभा हुई उसमें कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखा दूं जो कि संजय बंडी ने बोले थे। उन्होंने कहा था कि देयर इज अ रजाकार एंड तालिबान रूलिंग द स्टेट which would come to an end soon. He asked people whether they want Razakar rule or Ram Rajya. रजाकार से उनका रेफरेंस है AIMIM से और तालिबान से उनका रेफरेंस है TRS पर। Whenever I speak of development, the TRS leaders blame me for provoking communal sentiments, but I will speak for 80% of the Hindus and for Dharma. BJP will always talk on behalf of the Hindus and their rights. उन्होंने कहा है कि हम हिंदू जो मेजॉरिटी है उसके राइट्स की बात करेंगे। मेजॉरिटी राइट्स क्या होते हैं ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसी तरह स्मृति ईरानी ने भी एक बात कही थी कि दो द सिंबल ऑफ टीआरएस इज अ कार, उसका जो स्टीयरिंग है वो AIMIM के हाथ में है। एक और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की थी, उन्होंने कहा कि TRS is scared of AIMIM and not celebrating Telangana Liberation Day on September 17 कि 17 सितंबर को सो कॉल्ड तेलंगाना लिबरेशन डे ये नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं AIMIM के डर से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस बारे में बोलूंगा, ये तेलंगाना लिबरेशन डे के बारे में, क्या आप समझे ये कितना ही बेकार का ये कमेंट दिया गया है। September 17, 1948 was the day when the Indian Armed Forces took control of the princely state of Hyderabad in a police action, ending the 200-year-old Nizam rule and merging the vast Hyderabad Deccan region, which comprised of present-day Telangana, parts of Maharashtra and Karnataka into India. Essentially, उस दिन को हैदराबाद स्टेट पर पुलिस एक्शन होके ये हिंदुस्तान में ये जोड़ दिया गया था। इस दिन को बीजेपी रेफर कर रही है तेलंगाना लिबरेशन डे। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, उस समय जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो क्या स्टेटस था। मैं सिर्फ तेलंगाना पर ही कंसंट्रेट करूंगा। तेलंगाना वाज अ पार्ट ऑफ निजाम हैदराबाद। तेलंगाना का मतलब है, ये दो शब्द हैं, तेलुगु प्लस आंगन, यानी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों की जगह इसको रेफर करते थे। बाकी एरियाज निजाम के अंडर महाराष्ट्र में थी और कर्नाटक में थी जो कि मराठी और कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज थे। तेलंगाना वाज नेवर अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जब इंडिपेंडेंस हुई और रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1953, whereas Hyderabad state continued in existence till 1956. 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उस समय ये बात हुई है और इस पे काफी लंबी बहस है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट देखें, काफी लोग ये फेवर में थे कि तेलंगाना एक अलग स्टेट बने एंड फाइनली ये डिसीजन लिया कि इसको आंध्र में मर्ज कर देंगे। तो तेलंगाना became a part of आंध्र प्रदेश। It was merged into it। इसीलिए जब 2 जून 2014 को जब तेलंगाना स्टेट बनी थी तो इसको डीमर्जर बोल रहे थे, एक नई स्टेट का क्रिएशन नहीं था। ये है मैप ब्रिटिश इंडिया का, जो पीले जो
एरियाज हैं वो हैं प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। उस समय 584 प्रिंसली स्टेट्स थे और लाल एरियाज जो हैं वो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। हैदराबाद के अलावा और कश्मीर के अलावा 4 और ऐसी जगह थी हु हैड रिफ्यूज्ड टू जॉइन इंडिया। वो था ट्रावनकोर, जोधपुर, भोपाल और जूनागढ़। जूनागढ़ में भी, जूनागढ़ पाकिस्तान में जाके जुड़ चुका था, उसको जबरदस्ती वापस लेके आए हैं। तो इनके भी डेट्स ऑफ एक्सेशन टू द इंडियन यूनियन ये अलग अलग दिन हुए हैं। ट्रावनकोर 1/11/1956 फाइनली बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जोधपुर 7th April 1949, भोपाल 30th April 1949, जूनागढ़ 25 अक्टूबर 1948। आप तेलंगाना का लिबरेशन डे मनाना चाहते हैं, ये 4 जगह का भी मनाना चाहिए फिर उस हिसाब से। मतलब ये बिल्कुल ही बेकार एंगल बीजेपी ने शुरू किया है और जिसका कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस नहीं है और केवल एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये शुरू हुआ है। ये मैं कुछ वेब से और पेपर के कटिंग दिखा रहा हूं जो कि अगस्त में आई थी। अमित शाह जी को आना था 17 सितंबर को यहाँ पर, फिर बात हुई कि वो 2 अक्टूबर को आएंगे। अब वो दोनों टाइम नहीं आए, इसका क्या मतलब है? अमित शाह जी यूपी में भी नहीं जा रहे हैं, उनको तेलंगाना आने से भी रोक दिया है। जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब अमित शाह जो हैं वो इतने बैकफुट पर हैं कि उनका वो चाणक्य वाली इमेज इतनी नीचे चली गई है कि अब पार्टी रिस्क नहीं ले रही है उन्हें कहीं भी भिजाने के लिए जहां पे बीजेपी की 100% जीतने की उम्मीद ना हो। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट आ चुका है। बीजेपी से ईटला राजेंद्र 57 ईयर ओल्ड हैं, टीआरएस से गेलू श्रीनिवास यादव 36 ईयर ओल्ड और कांग्रेस से वेंकट बालमूर, ये एक युवा लीडर हैं, यूथ कांग्रेस से हैं 29 ईयर ओल्ड। ये प्रमुख जो हैं ये 3 कैंडिडेट्स अपने पेपर्स फाइल कर चुके हैं। ईटला राजेंद्र के बारे में ये एक बात बता दूं कि पहले वो अपनी पत्नी से पेपर्स फाइल कराते हैं, उसके बाद वे स्वयं करते हैं और बाद में उनकी पत्नी विड्रॉ कर लेती हैं। ईटला राजेंद्र thinks this is a good omen for him and he has been following this tradition since 2009। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सारी राजनीति का बेसिस। यहाँ पे मैंने तेलंगाना की डेमोग्राफी और कुछ सिटीज चुने हैं। तेलंगाना में 85% हिंदूज हैं, 12.69% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं और बाकी छोटे छोटे परसेंटेज में सिख्स, जैन और अदर्स हैं। मेजर यहाँ पे 2 ही हैं। ये 2011 का डेटा है। अब अगर आप देखें तो आदिलाबाद में बीजेपी जीती थी, वहां पे मुस्लिम कंसंट्रेशन है 37.5। करीमनगर में बीजेपी जीती थी, वहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है 20.7%। निजामाबाद जो है मुस्लिम पॉपुलेशन 38% है। जहां जहां पे मुस्लिम्स की तादाद परसेंटेज ज्यादा है वहां पे बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हैदराबाद में 43% है, वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है और यहाँ पे AIMIM ही जीतती आई है और फिलहाल वो जीतेगी। बाकी जगह जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन कम है वहां पे बीजेपी के जीतने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं सिटी जहां पे बीजेपी एक्टिव होगी, महबूबाबाद और वारंगल, और ऑलरेडी संजय बंडी बोल चुके हैं कि सेकंड फेज में वो वारंगल से शुरू कर रहे हैं अपनी पद यात्रा। तो ये तो था बीजेपी क्या कर रही है। तो क्या टीआरएस चुप बैठी हुई है? टीआरएस इस बार बहुत साइलेंटली अपना काम कर रही है। जब
ईटला राजेंद्र ने रिजाइन किया तो केसीआर ने अपने 3 मंत्री वहां ट्रांसफर कर दिए, लेड बाय हरीश राव द फाइनेंस मिनिस्टर एंड जी कमलाकर जो कि एक दलित लीडर हैं और आई थिंक मिनिस्टर फॉर बैकवर्ड अफेयर्स और बैकवर्ड वेलफेयर समथिंग, एक और मिनिस्टर हैं। ये 2 मिनिस्टर्स को इन्होंने हुजूराबाद भेज दिया और वहीं पर ये महीनों से कैंप कर रहे हैं। तो अच्छा, ये सारा डेवलपमेंट काम हरीश राव के देख रेख में हो रहा है और ये हरीश राव के लिए भी टेस्ट है क्योंकि बीच में एक बाईपोल दुबक का हुआ था। दुबक जो कि मेदक डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे टीआरएस 70-80 वोट से हार गई थी, वो के एक बहुत बड़ा शौक था। वहां पे भी हरीश राव इंचार्ज थे, तो एक तरह से ये हरीश राव के लिए भी मेक और ब्रेक सिचुएशन है। उधर केसीआर ने एक और स्कीम चलाई है जिसको बोलते हैं दलित बंधु। दलित बंधु के बारे में आप नेट पर देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है। यहाँ पर आप सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि ये दलितों के लिए है और दलितों को बिजनेस स्टार्ट करने की स्कीम है। सरकार उन लोगों को 10 लाख रुपया देती है विदाउट एनी बैंक गारंटी। 10 लाख रुपया, ये कोई 6,000 2,000 फार्मर्स के लिए ये उस टाइप का नहीं है। 10 लाख रुपया पर दलित फैमिली ये पैसा दिया जाता है। 2,000 करोड़ केवल हुजूराबाद के लिए सैंक्शन हुआ है और जहां तक मेरी खबर है ये डिसबर्स भी हो रहा है। और हरीश राव ये डे टू डे ऑपरेशन करके जितनी दलित फैमिलीज हैं उनके बिजनेसेस स्टार्ट करा रहे हैं। तो ये एक और ये मॉडल जो है इस पर वर्ल्ड बैंक की भी निगाह है क्योंकि अगर ये मॉडल चल गया तो इसमें रियली दलितों का भी उत्थान होगा, उनका इकोनॉमिक लेवल भी इम्प्रूव होगा, वो सरकारी नौकरी पर नहीं डिपेंड करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ जाएगा। तो ये हम भी देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, बट ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह से फिलहाल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका जो गणित है, अर्थमेटिक है, वो बहुत क्लियर है। 18% दलित हैं स्टेट में, 12% मुस्लिम है। ये टीआरएस का टारगेट है इन लोगों के लिए। तो 30% ये हो गए और अगर हिंदूज के वोट डिवाइड हो जाते हैं 50-50 तो टीआरएस विल सी देमसेल्व्स थ्रू इन दिस बाई इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली। तो ये है टीआरएस का जवाब बीजेपी के लिए। ज्यादा शोर नहीं मचाना, बट ग्राउंड लेवल पे आप काम करते रहिए। और इसी वजह से संजय बंडी ने कई बार कहा है कि टीआरएस इज परचेजिंग द वोट्स। तो हुजूराबाद देखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बाई इलेक्शन रहेगा। सब लोगों का प्रेडिक्शन है इट विल बी अ वेरी बिटर फाइट। कितना लो लेवल्स तक ये पार्टी जा सकेंगी वो भी देखना पड़ेगा। क्या भाषा का इस्तेमाल होता है वो भी देखना पड़ेगा और क्या बीजेपी अपने सारे टॉप लोगों को एक्सपोज करेगी ये भी देखने वाली चीज है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।